हेलो कंपटीटर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 2 अप्रैल 2026। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं, इसका हाईलाइट देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारा जो पहला आज का मुद्दा रहेगा, क्या कह रहा है कि कॉमर्शियल एलपीजी जेट फ्यूल रेट्स इन इंक्रीज। ठीक है, एटीएफ यानी एविएशन ट्रिबल आपका फ्यूल। ठीक है, और ओएमसीज, ठीक है, ऑयल आपका कंपनी के बारे में पढ़ना हम लोग को आज है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। देखिए सेकंड मुद्दा क्या रहेगा कि इंडिया टू रिन्यू पुश फॉर फास्टर एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग पीएम्स यू यूएई, मतलब है ईयू, मतलब आपका यूरोपियन यूनियन का विजिट कर रहे हैं मोदी जी। तो वहीं पे क्या करेंगे, एफटीआई को इम्प्लीमेंटेशन आपका लागू करवाने के लिए ये पुश करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा बोला जा रहा है। इसी के तहत हम लोग नॉर्डिक जो कंट्रीज होता है वो हम लोग जानेंगे, और स्कैंडिनेवियन जो कंट्री होता है वो हम लोग समझेंगे। उसके तहत ही एफटीए क्या होता है तो ये हम लोग जान जाएंगे कि एफटीए क्या होता है। ठीक है, थर्ड मुद्दा जो हमारा रहेगा, एनएससीएन के 6 रिलीजियस आपका कन्वर्जन अरुणाचल जो है अरुणाचल गवर्नमेंट वो कह रहा है कि टेल्स उआपा ट्रिब्यूनल। तो इससे हम लोग को देखिए, पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि एनएससीएन के क्या है। ठीक है, ये क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो रिलीजियस कन्वर्जन अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट का बोला जा रहा है तो ये क्या होता है। उसके बाद उआपा एक्ट एक आता है वो हम लोग पढ़ेंगे। उसी के तहत हम लोग उआपा ट्रिब्यूनल पढ़ेंगे, क्योंकि उआपा ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। जो फोर्थ हमारा मुद्दा रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा कि लोकसभा ने जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2026 को पारित किया। तो हम लोग ये समझेंगे कि जन विश्वास अमेंडमेंट बिल है क्या, इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, और ये किसके लिए आया है, और ये किसको फ़ायदा दे सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग समझेंगे। फिर लास्ट जो हमारा मुद्दा रहेगा कि सेंटर एक्सटेंड रोड टैप स्कीम बाई 6 मंथ। ये जो रोड टैप स्कीम है ना, ये क्या होता है। ठीक है, ये हम लोग समझेंगे, और ये स्कीम को क्यों बढ़ाया गया, इसके कारण पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग थोड़ा सा आज मुद्दा हम लोग जानेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, और आपके लिए इन्वायरमेंट का क्लास कल से स्टार्ट है, तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, और वो प्रत्येक क्लास आपको प्रीमियर क्लास मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रीमियर क्लास ही वो रहेगा। बिकॉज इसलिए मैं प्रीमियर उसको करवा रहा हूँ ताकि आप अपनी जो भी है आपके क्या उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, मान लिया जाए कि आप क्लास कर रहे हैं। ठीक है, वो समझाया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो क्लास एक तरीके का है, लास्ट में उसका एमसीक्यू मैं करवा देता हूँ। ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर एक क्लास है। ठीक है, अब क्लास में क्या-क्या आपको कठिनाइयाँ आ रही है वो हमारी टीम देखती रहती है। ठीक है, अगर आपको उस क्लास के दरमियान आपको कुछ बोलना है तो आपको आपका अगर आप चैट में बोलेंगे, वो लाइव चैट में, तो आपको वो रिप्लाई भी देगा, और बाद में आपको हमें बताकर मैं उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको लाऊँगा। ठीक है, तो इसलिए वो प्रीमियर ही क्लास आपका चलेगा। ओके, तो बढ़ते हैं हमारा आज का पहला मुद्दा। क्या है, देखिए क्या बोल रहा है, कॉमर्शियल एलपीजी जेट फ्यूल रेट्स इन इंक्रीज। क्या है मुद्दा, मुद्दा है कि एविएशन टरबाइन फ्यूल जो होता है उसकी कीमत में भारी बढ़ोतरी की गई है। जो अभी हमारा जो गवर्नमेंट है वो क्या कर दिया है, आपका कीमत जो एविएशन टरबाइन जो फ्यूल है उसकी प्राइस को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली और मुंबई में लगभग आपका 8.6% की वृद्धि किया गया। कितने परसेंट का वृद्धि किया गया है, तो लगभग आपका 8.6% का। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए जो एविएशन टरबाइन जो फ्यूल होता है उसकी कीमत जो है दुगनी से ज़्यादा हो गया है। लगभग आपका क्या है कि 2.07 लाख आपका प्रति केएल मतलब आपका हो गया है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा कि कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है, तो दिल्ली और मुंबई में लगभग आपका 8.6% की वृद्धि हो चुकी है। और इसका जो सीधा असर पड़ रहा है, मान लिया कीमत दुगनी हो गई है एविएशन टरबाइन फ्यूल का, तो इससे क्या हो गया है कि इसका जो असर पड़ रहा है एयरलाइंस की टिकट पे। जैसे मान लीजिए कि ईंधन ही आपका, ठीक है, जैसे आपका ईंधन ही अगर महँगा है तो वो कौन भरपाई करेगा? जिसकी ज़रूरत रहेगा, जो सेवा दे रहा है आपको, तो आप सेवा ले रहे हैं, तो सेवा की तो कीमत आप ही चुकाइएगा ना। तो ये कहाँ-कहाँ पड़ेगा? डायरेक्ट ये पड़ने वाला है आम आदमी के।
ठीक है? यानी जो भी इस टिकट को खरीद कर मतलब सेवा लेना चाहते हैं, उन पे पड़ेगा। तो यानी आम आदमी है ना, तो उस पे पड़ेगा, ठीक है? अब सरकार का इसका पक्ष क्या है? जैसे सरकार द्वारा इसमें पक्ष क्या रखा गया है, तो देखिए क्या रखा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अनुसार कहा गया है कि केवल आंशिक और चरणबद्ध बढ़ोतरी की गई है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पार्शियल, आंशिक मतलब कुछ, ठीक है? चरणबद्ध यानी स्टैगर्ड बढ़ोतरी किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपका 8.6% डायरेक्ट कर दिया गया, धीरे-धीरे इसको बढ़ाया गया है और बढ़ाया जाएगा भी। घरेलू उड़ानों के लिए जो है, उड़ानों को बचाने के लिए जो घरेलू उड़ान है मतलब डोमेस्टिक जो आपका एयरलाइंस है, उसको बचाने के लिए सिर्फ ₹15 प्रति लीटर जो है आपका यानी 25% बढ़ाया गया। एविएशन जो टरबाइन जो फ्यूल होता है, जो उस पर कितना बढ़ोतरी किया गया है? ₹15, लगभग आपका ₹15 प्रति लीटर। यानी इसका मतलब होता है कि 25% की बढ़ोतरी की। कि क्यों? तेल की कंपनियां, ऐसा सरकार क्यों किया है, जो कह रहा है कि तेल की कंपनियां जो है, जो ऑयल आपका जो कंपनी है, वो भारी नुकसान झेल रही है। कैसे? देखिए क्या कह रहा है कि एलपीजी पे लगभग आपका ₹380 प्रति सिलेंडर नुकसान ये झेल रही है। कितना? ₹380 प्रति सिलेंडर ये नुकसान झेल रही है। पेट्रोल, पेट्रोल ये लगभग आपका 24.4 प्रति लीटर नुकसान झेल रही है। एलपीजी पे 380, पेट्रोल पे आपको 24.4 रुपया, ठीक है? डीजल पे आपका ₹104, 104.99 प्रति लीटर नुकसान हो। सोच सकते हैं कि इतना ये नुकसान झेल रही है। ओके, अब ये सरकार का पक्ष था कि इसलिए हम लोग ये कीमत बढ़ाए हैं। अब एयरलाइंस पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो देखिए क्या करा कि इंडिगो ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया। इंडिगो ने क्या कर दिया, अपना फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया। और घरेलू उड़ान जो हो गया ₹275 से ₹950 तक ये बढ़ा है। और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान लगभग आपका ₹10,000 तक, खासकर यूरोप वाले रूट पर तो ज़्यादा ही बढ़ गया है। मतलब एक टिकट का आपका अगर मान लिया जाए, कोई पहले 90,000 का टिकट था, उस पर आप 10,000 और जोड़ लीजिए, यानी 1 लाख प्रॉपर इसका कीमत हो गया। और कहीं आप अगर दिल्ली से अगर आप कोलकाता जा रहे थे, वहाँ आपका अगर ₹5,000 लग रहा था, तो ये सीधे आपको अब 7-6 हज़ार रुपये तक लग सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से ये बढ़ा है, ठीक है? इसका मतलब है कि छोटी दूरी की उड़ानों को थोड़ी सस्ती रखने की कोशिश किया गया है, लेकिन बढ़ोतरी दोनों में हुआ है। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल है, उसमें 10,000 और कहीं 1-1,000, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। यानी 10% की बढ़ोतरी, और यहाँ सीधे इसके अकॉर्डिंग तो 10 ही परसेंट का बढ़ोतरी हुआ है। लेकिन लंबी दूरी में इंटरनेशनल फ्लाइट में काफ़ी महँगा, यानी ₹10,000 प्रति टिकट, मतलब ये खासकर यूरोप वाले रूट में हुआ। अब एटीएफ इतना महत्वपूर्ण है क्यों? ठीक है? तो ये देख लेते हैं। देखिए क्यों है कि एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है, क्या है टरबाइन फ्यूल, क्यों महत्वपूर्ण है कि एयरलाइन खर्च का 30 से 40% हिस्सा, ये जो एयरलाइंस का जो कितना खर्च होता है ना, जैसे एयरलाइन का जो खर्च होता है, मान लिया जाए कि अगर ₹100 खर्च कर रहा है, तो इसमें 40 यानी 30 से ₹40 तो इसका फ्यूल पे ही जाता है। एविएशन टरबाइन फ्यूल पे ही खर्चा होता है। भारत में एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है, उस पर उच्च टैक्स लागत है। दुनिया का सबसे जो महँगा फ्यूल में शामिल अगर आता है, तो यही आता है आपका एविएशन टरबाइन फ्यूल, ठीक है? अब इस पे एलपीजी और अन्य ईंधन की स्थिति देख लेते हैं, तो क्या होता है? क्या है? देखिए, क्या है कि एलपीजी की जो स्थिति अगर हम लोग देखते हैं, तो सब्सिडी और कीमतें जो सरकार नियंत्रण करती है, इसीलिए क्या है कि भारी घाटा यानी लॉसेस जो है ओएमसीज़ उठा रही हैं। अब कमर्शियल एलपीजी का क्या है, डीरेगुलेटेड मार्केट बेस्ड होता है। हर महीने कीमत इसकी बदलती है। तो ये हम लोग समझेंगे कि डीरेगुलेटेड क्या होता है, ये हम लोग समझेंगे, ठीक है? आगे, और मुख्य कारण इसका बढ़ने का जो कारण क्या बताया जा रहा है, तो देखिए क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है
कि आपका अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल, ठीक है? कच्चे तेल जो क्रूड ऑयल है, उनकी कीमत में बढ़ोतरी आ गई है। बिल्कुल अभी जो ईरान और इज़राइल के बीच जो है युद्ध के कारण, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के कारण कि कच्चे तेल का आवागमन ही बंद हो गया है, आवाजाही ही बंद हो गई है, ठीक है? वैश्विक भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं बिल्कुल, रुपया का कमज़ोर होना, रुपया लगभग आपका ₹95 प्रति डॉलर हो गया है, यानी $1 की कीमत ₹95 हो गया है, ठीक है? तो ये 95 रुपीज़, ओके? सप्लाई चेन में भी बाधाएँ हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आपके लिए एक मैं छोटी-सी आपका मेंस का क्वेश्चन्स मैं रखा था, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि भारत में एटीएफ की ऊँची कीमतों का एविएशन सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो भारत में एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल की ऊँची कीमतों का एविएशन सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सिंपल सी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है? प्लीज़ आप लोग लिखिएगा और इसका समाधान भी सुझाइएगा 150 शब्दों में। और ये आपको कहाँ लिखना है, सेंड करना है तो वेब्स अकेडमी 24 यानी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक ये दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग उस लिंक को क्या कर लीजिए, आप ग्रुप में लिंक को क्या कीजिए कि आप लिंक से आप जुड़ जाइए, ठीक है? लिंक को क्लिक करके और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है? और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं यही देना चाहता हूँ आपको बढ़ने से पहले और आगे। देखिए क्या है ना कि अगर आपको, आप अभी जो हमारे चैनल देख रहे हैं वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विथ स्ट्रैटेजी, ठीक है? ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है? ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ से अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? अब इस चैनल को में वेब्स अकेडमी नाम का एक ऐप लॉन्च करने वाला है, ठीक है? वेब्स अकेडमी नाम का एक ऐप लॉन्च करने, और ये ऐप 4 फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करने वाला है। तो वो कौन-कौन सा फाउंडेशन कोर्स है? तो देखिए पहला जो कोर्स रहेगा आपका, ये रहेगा यूपीएससी, ठीक है? यूपीएससी सीएसई 2027-28 वाले बच्चों के लिए रहेगा। दूसरा जो रहेगा आपका क्या रहेगा, 14वीं जेपीएससी, ठीक है? 14वीं जेपीएससी इसका मेंस का रहेगा, ठीक है? मेंस का बैच रहेगा। और इसी में आपका 15वीं जो बीपीएससी है ना, 15वीं बीपीएससी, सॉरी 15वीं जेपीएससी जो आने वाला है, ये आपका 15वीं जेपीएससी जो है, इसका प्री प्लस मेंस प्लस आपका इंटरव्यू तक इसका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? यानी फाउंडेशन कोर्स हो जाएगा। थर्ड जो कोर्स रहेगा आपका, थर्ड कोर्स जो रहेगा आपका 72वीं बीपीएससी, ठीक है? 72वीं बीपीएससी, ठीक है? 72वीं बीपीएससी, ओके? इसका प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तक रहेगा, ओके? और फोर्थ जो रहेगा कि जैसे अभी मैम जो सुबह-सुबह क्लास लेती है जेट, यूजीसी, नेट का, बेट का, तो अगर इन कोर्सों में अगर आपका मांग जिस कोर्स का सबसे ज़्यादा रहेगा, वो कोर्स हम लोग लॉन्च करेंगे। अब रही बात कि इन 4 कोर्सों में आप बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। तो इसका बेनिफिट उठाने के लिए जहाँ से अभी आप वीडियो देख रहे हैं, जो वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रैटेजी यूट्यूब चैनल है, वो चैनल को क्या कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप 1000 सब्सक्राइबर में अगर आप शामिल होते हैं, तो आपको यूट्यूब चैनल हमारा जो है इन 4 कोर्सों में गिफ्ट देगा। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, अपने भाई-बहन जो भी पढ़ने वाले हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ उनको बोलिए, गली-मोहल्ले, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, उनको ज़रूर ये बताइए ऑफ़र के बारे में, प्लीज़। और एक वीडियो पे लाइक ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, ओके? अब हमारा आगे का मुद्दा क्या कह रहा है कि देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि एविएशन टरबाइन जो फ्यूल है, वो क्या होता है? तो एविएशन टरबाइन फ्यूल क्या होता है? वह विशेष प्रकार का ईंधन है जो विमानों यानी एयरक्राफ्ट में उपयोग किए जाते हैं। खासकर जेट इंजनों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण ईंधन माना जाता है। कौन सा? एविएशन टरबाइन फ्यूल, ओके? अब इसका उपयोग कहाँ-कहाँ होता है? तो इसका उपयोग जो होगा जेट विमान में होता है, कार्गो प्लेन में होता है, कुछ सैन्य विमान में होता है। तो यहाँ-यहाँ इसका उपयोग होता है। एटीएफ की विशेषता क्या है? तो देखिए विशेषता ये है कि ये अत्यधिक जो है आपका हाइली रिफाइंड यानी अत्यधिक शुद्ध ईंधन होता है। बहुत कम तापमान पर भी ये नहीं जम पाता है, यानी जमता नहीं है। इसीलिए आपका देखते हैं कि इसका उड़ान में, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर कहीं न कहीं हमारे इस टेम्परेचर से लो रहता है, तो लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ओके? ऊर्जा घनत्व इसका जो हाई डेंसिटी होता है, एनर्जी जो होता है वो हाई डेंसिटी यानी एनर्जी डेंसिटी जो होता है कितना होता है? बहुत अधिक होता है। सुरक्षित और
स्थिर होता नहीं है, स्टेबल कंबंशन होता है, तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। यह किससे बनता है? तो ये जो बनता है ना आपका, ये बनता है आपका कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल से रिफाइन करके बनता है। और केरोसिन जो होता है, केरोसिन जो होता है उसका एक उन्नत रूप माना जाता है ये। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके। कीमत क्यों महत्वपूर्ण है इसका? तो देखिए, एयरलाइन का खर्च जो हमें अभी पीछे पढ़े हैं कि 30 से 40% जो वहन करता है आपका एयरलाइंस का जो खर्च जो करता है, ये कहीं न कहीं कौन करता है आपका? तो ये वहन जो करता है आपका, ये 30 से 40% सिर्फ एविएशन टरबाइन जो है, फ्यूल है, उसी में ये खर्च हो जाता है। तो कहीं न कहीं अगर इसका कीमत बढ़ता है, तो एयरलाइंस की खर्चा भी बढ़ेगा, ठीक है? अब एटीएफ महँगा, टिकट महँगे होंगे इससे, एटीएफ सस्ता, उड़ानें सस्ती होगी। तो ये कहीं न कहीं आपका ये महत्वपूर्ण रखते हैं इनके प्राइस। अब एटीएफ में, भारत में एटीएफ महँगा क्यों है? देखिए क्यों है? कारण इसके पीछे ये है कि राज्यों द्वारा लगाया गया उच्च वैट, ठीक है? वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है, वो ज़्यादा लगाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत अगर ज़्यादा हो गया तो होता है। उसके पास होता है मुद्रा विनिमय दर, ठीक है? मुद्रा विनिमय दर। एटीएफ अभी जीएसटी के दायरे में नहीं है, ठीक है? तो ये बात आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कौन नियंत्रित करता है? तो ये कौन नियंत्रित करेगा? तो इसको नियंत्रित जो करने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मतलब जो कंट्रोल ये किसके अधीन आता है, एटीएफ को कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे पूछता है। और तेल विपणन जो कंपनियां होता है, ऑयल जो कंपनी होते हैं, वो मतलब जैसे आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, तो ये सब तेल विपणन कंपनियां होते हैं, ठीक है? ओके। अब यहाँ पे क्या है कि एटीएफ पूरी तरह से डीरेगुलेटेड नहीं होती है। एटीएफ जो होता है, एविएशन टरबाइन जो फ्यूल होता है, पूरी तरह से डीरेगुलेटेड नहीं होती है, ठीक है? तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है आपका, एटीएफ जो है पूरी तरह से डीरेगुलेटेड नहीं होता है। और ये हम लोग समझेंगे कि डीरेगुलेटेड क्या होता है, प्राइस मार्केट क्या होता है, ये हम लोग आज पूरी कंप्लीट ही आप लोग को कर देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का कुछ नियंत्रण रहता है, इसलिए पार्शियल स्ट्रैगड इंक्रीजेज किया गया है। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो है, मतलब जो आपका तेल कंपनी विपणन कंपनियां हैं, वो क्या होता है ये हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ओएमसीएच यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनी, वो कंपनियां होती है जो पेट्रोलियम उत्पादों को, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एलपीजी हो गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया, इन सबों को क्या करता है, रिफाइनिंग करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है और सेल करता है। तो ये कार्य करता है, उसी को क्या कहा जाता है, ओएमसीज कहते हैं, ठीक है? भारत में प्रमुख जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो कौन कौन है? मुख्यतः ये सरकारी कंपनियां हैं, यानी पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। कौन कौन है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, भारत पेट्रोलियम, थर्ड हो गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो ये सब क्या है ना आपका, ये ओएमसीज कंपनी है। ये तीनों मिलकर भारत के पेट्रोलियम रिटेल मार्केट का एक बड़ा हिस्सा संभालती है। अब ओएमसीएस क्या काम करती है? हम लोग बीचे बीच पढ़ चुके हैं कि कच्चे तेल को खरीदेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, उसका रिफाइनिंग करता है और उत्पाद बनाना है। पेट्रोल बनाया, डीजल बनाया, एलपीजी बनाया, एटीएफ की सप्लाई करना है, पेट्रोल पंप और गैस वितरण नेटवर्क को इनको चलाना होता है, इन सब कंपनी का। एटीएफ और ओएमसीएस का संबंध देख लेते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एविएशन जो टरबाइन जो फ्यूल होता है, उसका उत्पादन और सप्लाई ओएमसीएस ही करती है, यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ही करता है। एयरलाइंस को एटीएफ बेचती है। एयरलाइंस को क्या करता है, ये ओएमसीएस आपका एविएशन टरबाइन टरबाइन जो फ्यूल बेचता है, ठीक है? और कीमतों में बदलाव सीधे एयरलाइंस खर्च पर असर पड़ता है, क्योंकि एयरलाइंस की जो 30 से 40% जो पैसा है ना, इसका खर्च जो होता है वो कौन किस पे होता है, कहीं ना कहीं एटीएफ पे ही होता है। ओके। अब हम लोग समझते हैं, आपका जो मुद्दा था कि डीरेगुलेटेड प्राइस क्या होता है, यानी मुक्त बाजार या आपका मुक्त या बाजार आधारित कीमत क्या होता है? जब किसी वस्तु की कीमत सरकार तय नहीं करती है, मान लिया जाए कि आज एटीएफ है, ठीक है, अभी हम लोग एटीएफ पढ़े, अगर इसकी कीमत अगर सरकार गवर्नमेंट तय नहीं करे, बल्कि इसकी कितनी मांग हो रही है,
मतलब कितना मांग है और कितना इसका आपूर्ति हो रहा है, उस आधार पे अगर हो तो ये क्या कहलाएगा, डीरेगुलेटेड प्राइस, यानी बाजार आधारित कीमत या मुक्त आधारित कीमत। ठीक है, तो इसे ही आप लोग आसान भाषा में समझ गए होंगे। ओके, इनकी विशेषताएं क्या होता है कि कीमतें बाजार तय करती है कि कितना मांग है और कितना सप्लाई हो रहा है। अगर मांग ज़्यादा है, जैसे अभी मांग ज़्यादा है एटीएफ का और सप्लाई कम है, तो इसकी कितना कीमत है, जाहिर सी बात है कि कीमतें बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो इस पे आधारित है। रोज या महीने बदल बदल सकती है इसकी कीमत। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का सीधा असर इन पे पड़ सकता है। सरकार का कम हस्तक्षेप होता है। उदाहरण के लिए भारत में पेट्रोल और डीजल 2010 से 14 के बाद धीरे धीरे डीरेगुलेटेड हो गया, और कमर्शियल एलपीजी होटल व्यापार के लिए ये सब भी क्या है, कहीं ना कहीं डीरेगुलेटेड ही है। एविएशन टर्बाइन फील्ड नहीं है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। कंट्रोल प्राइस क्या होता है, नियंत्रित कीमतें क्या होती है, तो जब सरकार जो है सीधे आपकी कीमत तय करती है। ठीक है, कि मान लीजिए कि पेट्रोल 106 रुपया लीटर ही अगर मिलेगा या आपका 99 रुपीज़ लीटर मिलेगा, तो ये कौन तय कर रहा है, सरकार तय कर रहा है कि आम जनता को कितना में मिलेगा। तो ये क्या हो गया, कंट्रोल प्राइस हो गया। ठीक है, विशेषताएं क्या है, कीमतें सरकार तय करती है। ठीक है, और उपभोक्ताओं को इससे राहत मिलती है। अक्सर सब्सिडी दी जाती है इन सब चीज़ों पर। कंपनियों को घाटा हो सकता है इसमें। उदाहरण के लिए डोमेस्टिक एलपीजी, घरेलू गैस सिलेंडर की आपको 1060 में आपको अगर सिलेंडर मिल रहा है या आपको 1100 में अभी भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या है कि ये सरकार द्वारा तय किया गया है, तभी आपको इतना में मिल रहा है। नहीं तो अगर ये बाजार तय करता है अगर कीमत इसका, तो कहीं ना कहीं आपको 3000 से 4000 के बीचों में सिलेंडर मिल जाता है, जैसे आपको ब्लैक में मिलता है। ठीक है, कभी कभी केरोसिन भी ये कहीं ना कहीं आ जाता है इसमें उदाहरण में। अगला जो हमारा मुद्दा है कौन सा है, देखिए, इंडिया टू रीन्यू पुश फॉर फास्टर एफटीए। इंडिया जो है कहीं ना कहीं आपका कि कह रहा है कि टू रिन्यू पुश फॉर फास्टर एफटीए इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग पीएम्स यूए। ठीक है, ये विजिट की है, यानी यूरोपियन यूनियन विजिट की है। मुद्दा क्या है आपका, नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा की योजना। फोकस क्या रहेगा इन पे कि इंडिया ईयू ई जो है आपका यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए, ट्रेड टेक्नोलॉजी पर रणनीति सहयोग पर बात होगा। ट्रेड पे होगा, टेक्नोलॉजी पे होगा, रणनीतिक सहयोग पर इन पे बात होगा यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि एफटीए है क्या। देखिए, एफटीआई का अर्थ होता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी मुक्त व्यापार समझौता। ये क्या होता है कि जब मान लिया जाए कि इंडिया है और अभी आपका यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन है, तो ये क्या हो गया, एक देश ये हो गया, इंडिया हो गया, और एक देश आपका यूरोपियन यूनियन हो। यूरोपियन यूनियन में कई देश आते हैं, लगभग आपका 27 देश है, 28 देश थे, लेकिन ब्रेग्जिट हो गया, यानी सॉरी ब्रेग्जिट मैं बोल रहा हूँ कि आपका ब्रिटेन एग्जिट कर गया, तो ये कहीं ना कहीं आपका 27 देश पर है। अभी क्रोएशिया जो इसका है ना, ये इसका मतलब आपका लेटेस्ट जो सदस्य शामिल होने वाला था। मैं इसके बारे में भी आज आपको पढ़ाऊंगा, यूरोपियन यूनियन के बारे में। ठीक है, तो दो या दो से अधिक देश, तो ये दो देश हैं, और इनमें जो देश हैं, तो बीच होने वाली एक संधि होता है, ट्रीटी होता है, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे से क्या होता है ना कि आयात और निर्यात पे, मान लिया जाए कोई वस्तु यहाँ से अगर यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो या यहाँ से आपका यहाँ आ रहा है, तो इस इन दोनों पर क्या है कि आपका सीमा जो शुल्क है, यानी बॉर्डर जो शुल्क है या कस्टम ड्यूटी जिसको बोला जाता है, और अन्य बाधाएं जो होता है, उनको पूरी तरह खत्म करना। यानी कोई भी शुल्क या जो भी बाधाएं हैं वो नहीं इस पर लागू होगा। तो इसी को कहा जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, अब एफटीए के मुख्य पहलू क्या है, देखिए, सस्ता आयात निर्यात होता है इससे। ठीक है, कैसे, टैक्स कम होने से सामान सस्ता हो जाता है, जिससे क्या होता है, उपभोक्ताओं को फायदा होता है और व्यापार क्या हो जाता है, बढ़ता है। आर्थिक सहयोग होता है, यह दोनों देशों के बीच निवेश और सेवाओं एवं वस्तुओं का आदान प्रदान को बढ़ावा दे देता है। उदाहरण के लिए भारत का यूएई के साथ सेपा एग्रीमेंट, यानी व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव
इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है ये किसके साथ हुआ है, यूएई के साथ, यानी आपका यूनाइटेड अमीरात आपका स्टेट के साथ, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा है न्यूजीलैंड के साथ भी आपका प्रस्तावित है एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और इसके ये सब उदाहरण में आते हैं। उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि निवेश को बढ़ाया जाए, रोजगार के अवसर पैदा किया जाए और घरेलू उद्योगों को वैश्विक बाजार से जोड़ा जाए। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब मुख्य घटनाएं क्या हो रही है, आपको देखिए, ये चलते हैं आपके न्यूज़ वाले पे। तो मुख्य जो है घटना कि यानी यूरोपियन यूनियन और इंडिया और यूरोपियन यूनियन एफटीए क्या है, तो देखिए यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए पर बातचीत तेज हुआ। यूरोपियन संसद इसे जल्द रेटिफाई यानी मंजूरी कर सकती है। लक्ष्य जो है इसी वर्ष लागू करना हमारा लक्ष्य है। महत्व क्या है कि इससे क्या होगा कि व्यापार बढ़ेगा, एमएसएमई और स्किल्ड प्रोफेशनल्स को फायदे होंगे, ठीक है। निवेश और टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ेगा। तो ये क्या है, इसका महत्व है। उसके बाद है कि नॉर्डिक समिट होने वाला भी है। तो देखिए भाग लेने वाला जो देश है नॉर्डिक समिट में, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है। ये सब चीज क्या चीज पे फोकस होगा नॉर्डिक समिट में, तो ये हरित ऊर्जा पे फोकस होगा, ठीक है। यानी आपका ग्रीन एनर्जी पे फोकस होगा, इनोवेशन पे फोकस होगा, आर्किटिक आर्कटिक पे फोकस होगा, और क्लाइमेट जो कोऑपरेशन यानी जलवायु सहयोग पे ये फोकस रहेगा। कौन, नॉर्डिक समिट। उसके बाद G7 समिट आउटरीच भी होने वाला है। स्थान क्या है, एवियन लेस वेन्स, ठीक है। होस्ट कौन करेंगे, इमैनुअल मैक्रोन, ये कौन है, फ्रांस के आपका राष्ट्रपति है, ठीक है। भाग लेने वाले प्रमुख नेता कौन होंगे, डोनाल्ड ट्रंप होंगे, जर्मनी होगा, इटली होगा, यूके हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया। मुद्दे इसमें क्या रहेगा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है उस पर बातचीत होगा, और मध्य पूर्व जो एशिया का युद्ध का प्रभाव पे चर्चा, इस पे मुद्दा उठेगा, ठीक है। उसके बाद नीदरलैंड्स का यात्रा भी मोदी जी करेंगे। नीदरलैंड के साथ भी बायलेटरल विजिट करने वाले हैं पीएम मोदी, और यहाँ के जो नए पीएम बने हैं रॉब जेटेन, ठीक है। और ये जो आपका था ना कि आपका नॉर्डिक समिट हो गया, G7 हो गया, इन सब में भाग आपके मोदी जी लेंगे, ठीक है, ये यात्रा पर, आपका यूरोपीय यात्रा पे। सहयोग क्षेत्र क्या है, तो देखिए डिफेंस पे बात होगा आपका नीदरलैंड से, वाटर मैनेजमेंट पे बात होगा, ट्रेड और इनोवेशन पे बात होगा। तो ये सब सहयोग क्षेत्र भारत का रहेगा। क्यों महत्वपूर्ण है, तो देखिए वैश्विक संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वेस्ट एशिया में अभी युद्ध चल रहा है, जिसका कारण क्या पड़ रहा है, असर की वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर, नकारात्मक असर पड़ रहा है, ठीक है। और सप्लाई चेन है और ऊर्जा का संकट भी कहीं ना कहीं आ रहा है बीच में। अब भारत के लिए इसके क्या महत्व रहता है, तो देखिए भारत के लिए महत्व ये रखता है कि व्यापार में बड़ा फायदा होगा। कैसे, यूरोपियन यूनियन भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। एफटीए से क्या होगा आपका कि एफटीए से निर्यात एक्सपोर्ट ये बढ़ जाएगा, और भारतीय उत्पाद को यूरोप में आसान पहुंच मिलेगी। और एक आईमेक कॉरिडोर भी बनने वाला ही है, वो भी कहीं ना कहीं अभी तो रुका हुआ है क्योंकि ये बात चल रहा है, तो इसका तो कहीं ना कहीं ये भी बन जाएगा तो और ज़्यादा फायदा होगा। खासकर टेक्सटाइल में, फार्मा में, आईटी सेक्टर में भारत को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। दूसरा क्या होगा महत्व भारत के लिए, तो निवेश और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। कैसे, यूरोप से एफडीआई आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी, एआई, ग्रीन टेक, ये सब भारत में आएगा, और कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया को भी ये बढ़ावा देगा। थर्ड क्या होगा महत्व, तो रोजगार का अवसर भी प्राप्त होगा, जैसे एमएसएमईज में और स्टार्टअप्स को फायदा होगा, स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए नए अवसर मिलेंगे, सर्विस सेक्टर जैसे आईटी हो गया, कंसल्टिंग हो गया, इनको बूस्ट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सब रोजगार उत्पन्न करेंगे। और फोर्थ फायदा क्या है आपका, देखिए कि रणनीतिक स्ट्रैटेजिक महत्व आपका क्या है कि चाइना पर निर्भरता कम करने में ये मदद मिला, क्योंकि हम लोग को एक अच्छा बाजार मिल जाएगा, यूरोप के साथ संबंध मजबूत, जिससे क्या होगा कि ग्लोबल जो इन्फ्लुएंस हमारा भारत का बढ़ जाएगा, और मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत की स्थिति मजबूत हो जाएगी। ओके। और नॉर्डिक देशों से भी हमें लाभ होगा, जैसे आपका डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, इन जैसे देशों से क्या होगा कि ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ये सब भारत को
मदद मिलेगी। भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एसडीजी में ये सब मदद करेगी, ठीक है। और 6 क्या फ़ायदा होगा आपका, देखिए छठा जो फ़ायदा होने वाला है कि G7 आउटरीच का महत्व है कि जी समिट में भागीदारी, ठीक है, ग्लोबल मंच पर भारत की भूमिका मजबूत होगी, बड़े देशों के साथ नीति समन्वय किया जाएगा, आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों पर यहाँ पे चर्चा होगी। और सातवां है कि वैश्विक संकट में सहयोग, जैसे वेस्ट एशिया तनाव के बीच एनर्जी सिक्योरिटी, सप्लाई चेन स्टेबिलिटी, शांति और कूटनीति की बात, सब कहीं ना कहीं फायदा होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि नॉर्डिक कंट्री के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो नॉर्डिक कंट्री क्या होते हैं? देखिए, नॉर्डिक कंट्री जो होते हैं उत्तरी यूरोप यानी नॉर्थ यूरोप, ठीक है, नॉर्थ यूरोप, ओके। नॉर्दर्न यूरोप जो होते हैं कि वो देश होते हैं जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और एक ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनमें कौन कौन से देश हैं? तो कुल 5 देश हैं, तो याद रखिएगा। नॉर्डिक कंट्री में कुल 5 देश हैं। कौन कौन? डेनमार्क हो गया एक, फिनलैंड दूसरा, आइसलैंड तीसरा, नॉर्वे आपका फोर्थ और स्वीडन फिफ्थ। तो ये याद रखिएगा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब क्या है? नॉर्डिक कंट्री है। ये नॉर्दर्न यूरोप में है। कहाँ? देखिए, जैसे आपका देखिए ये यूरोप है, ठीक है। तो यूरोप का देखिए, जैसे आपका देखिए, एक तो हो गया क्या, आइसलैंड हो गया। देखिए आइसलैंड कहाँ पे है, उसके बाद फिनलैंड है, ये आपका स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है। तो ये सब 5 जो कंट्री मिलकर क्या बनाते हैं? नॉर्डिक कंट्री बनाते हैं। ये इनकी जो आपसी में सांस्कृतिक और सामाजिक जो है, कहीं न कहीं ये आपसी जुड़ाव होता है, ऐतिहासिक रूप से ये जुड़े होते हैं, इसीलिए इनको नॉर्डिक कंट्री। और इनकी विशेषता क्या होती है? तो देख लीजिए, इनकी विशेषता जो है नॉर्डिक कंट्री की, बहुत उच्च मानव विकास यानी सूचकांक, यानी हाई डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, सॉरी हाई डेवलप ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है, उसमें बहुत उच्च है, ठीक है, यानी बहुत ही अच्छा है। मजबूत वेलफेयर स्टेट यहाँ का है, शिक्षा और स्वास्थ्य में अग्रणी है, पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन एनर्जी में ये सब नॉर्डिक जो कंट्री है वो आगे है। अब है कि नॉर्डिक वर्सेस स्कैंडिनेवियन जो है क्या है कंट्री, ये हम लोग देखते हैं। तो स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है वो कौन कौन देश हैं? 3 देश मिलके बनते हैं, यानी 3 कंट्री। कौन कौन? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है। तो ये कौन से देश है? देखिए, जैसे आपका यहाँ पे है, आपका कौन कौन सा देश है, जैसे यहाँ पे देखिए स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, ये 3 देश बना के आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री बनाता है। और यही 3 प्लस आपका एक यहाँ पे फिनलैंड जुड़ जाता है और एक आपका आइसलैंड आइसलैंड जुड़ जाता है, तो 5 देश बना के आपका नॉर्डिक कंट्री बन जाते हैं। तो ये अंतर हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में हमेशा इस तरीके का कि नॉर्डिक कंट्री में कौन कौन आता है। तो आप लोग को याद रखना चाहिए कि फिनलैंड से स्टार्ट होगा, फिनलैंड होगा, डेनमार्क होगा, नॉर्वे होगा, ठीक है, और आपका स्वीडन होगा, फिर उसके बाद लास्ट में आइसलैंड होगा। तो ये 5 कंट्री आपका नॉर्डिक कंट्री होगा। स्कैंडिनेवियन कंट्री जो होगा डेनमार्क, नॉर्वे और उसके बाद स्वीडन होगा। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब भारत के लिए क्या महत्व है ये सब? तो देखिए, इन सबों से क्या है, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी प्राप्त होगा, इनोवेशन और स्टार्टअप्स मिलेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बनाने के लिए ये ज़रूरी है, आर्कटिक रीजन कोऑपरेशन यानी सहयोग मिलेगा। तो ये इसलिए महत्व रखता है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं कि आज इसको भारत यूरोप का पूरा ही ख़त्म ही कर देते हैं। तो भारत यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन के साथ संबंध कैसा है? तो संबंध हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये इंटरनेशनल रिलेशन का मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का। तो ये देखिए क्या बोल रहा है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है ये भारत और यूरोपीय संघ का। तो देखिए क्या बोल रहा है कि 1960 के दशक में भारत और यूरोप के बीच प्रारंभिक संबंध स्थापित हुआ था। 1994 में कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ, यानी सहयोग आपका समझौता हुआ। और 2004 में संबंधों को स्ट्रैटेजिक यानी रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिला। कब? 2004, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसका संबंध जो है आपका देखते हैं आर्थिक संबंध यानी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो यूरोपियन यूनियन भारत का सबसे बड़ा या प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। जो प्रमुख यहाँ से निर्यात किया जाता है, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, आईटी सेवाएं, ये भारत से जाता है यूरोपियन यूनियन। और इसी के कारण फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका कहीं न कहीं बातचीत हो रहा है, ठीक है, जारी है। लक्ष्य है कि व्यापार बाधाएँ इससे कम होगा और निवेश इससे बढ़ेंगे, ठीक है।
थर्ड संबंध क्या है, तो देखिए तीसरा संबंध है राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध देख लेते हैं। तो नियमित इंडिया यू समिट जो है होते रहता है। वैश्विक मुद्दों पर सहयोग, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, आतंकवाद हो गया, समुद्री सुरक्षा हो गया, इन सब पर इन सब मुद्दों पर कहीं ना कहीं सहयोग करता है भारत को भी, ठीक है। और रणनीतिक महत्व क्या है, तो देख लीजिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड में संतुलन स्थापित करना है। चाइना के प्रभाव को संतुलित करने के लिए ये लोग रणनीतिक महत्व रखता है ये यूरोपियन यूनियन, और इंडो पैसिफिक सहयोग को बढ़ावा देता है, ठीक है। अब सहयोग के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन है, तो देख लीजिए सहयोग के प्रमुख क्षेत्र। तो सहयोग के प्रमुख क्षेत्र हैं क्लाइमेट ग्रीन एंड ग्रीन एनर्जी। पेरिस एग्रीमेंट के तहत सहयोग को क्या है, बढ़ा सहयोग किया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब आपसी सहयोग कर रहे हैं। दूसरा है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यानी जैसे आपका एआई हो गया, डिजिटल इकोनॉमी हो गया, डाटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स हो गया, तो ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में भी आपसे सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। एमएसएमई का अवसर मिला है, जैसे सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन हो गया, विविधीकरण आया है, ठीक है। तो अब ये एमएसएमई को भी अवसर मिला है अपना उत्पादन बढ़ाने का, ठीक है। अब इसमें चुनौतियां क्या है, तो यूरोपियन यूनियन के सख्त नियम होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट को लेकर, लेबर स्टैंडर्ड को लेकर, ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन ला, ठीक है। कृषि और डेयरी सेक्टर में मतभेद, कहीं ना कहीं इनका चुनौतियां हैं। भविष्य की संभावनाएं क्या है, तो देख लिए, व्यापार में तेजी हो सकता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, ग्लोबल गवर्नेंस में सहयोग बढ़ेगा, तो ये ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। अब है हमारे लिए यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन क्या है, तो ये देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको मैं लगाने के पीछे ये ना पढ़ के हम लोग, ये आप लोग लाए, आप लोग को पढ़ाई देते हैं, जब लाया हूँ तो जरूरी है ना आपको बताना। देखिए क्या है यूरोपीय संघ, यानी अंग्रेजी में इसको यूरोपियन यूनियन बोला जाता है। मुख्यतः यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है, ठीक है, जिनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी जो संघ के कई या सभी राष्ट्रों पर लागू होते हैं। इसका अभ्युदय यानी उदय जब हुआ था, कब हुआ था, 1 नवंबर 1993 में रोम की संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से हुआ था। यानी 1993 में क्या हुआ था कि आपका 6 देशों मिलकर ये आपका संधि किया था, ठीक है, आपस में। और तब से इसमें सदस्य देशों की संख्या में लगातार बढ़ती जा रही है, और इसका नीतियों में बहुत से परिवर्तन शामिल किए गए हैं। 1992 में आपका मशरिक संधि द्वारा, ठीक है, माशरिक संधि द्वारा आपका इसके आधुनिक वैज्ञानिक वैधानिक स्वरूप की नींव रखी, यानी 1992 में। और दिसंबर 2009 में लिस्बन समझौता द्वारा क्या हुआ, इसमें व्यापक क्या हुआ, सुधार की प्रक्रिया हुआ, जिसे 1 जनवरी 2008 से शुरू किया गया। तो ये इसका इतिहास था। अब रही बात कि इसका देखिए स्थापना क्या हुआ, तो ये थोड़ा सा हम लोग देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए ऐसा किया गया था। सदस्य देश जो थे, वर्तमान में 27 सदस्य देश हैं, ठीक है। यूरोप बाहर निकल गया है, तो यूके सॉरी यूनाइटेड किंगडम। मुद्रा है, अधिकांश सदस्य जो है यूरो का उपयोग करते हैं इसका। मुख्य संस्थान यूरोपीय आयोग हो गया, यूरोपीय संसद हो गया, यूरोपीय केंद्रीय बैंक हो गया। उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है, नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना है, और आपका एक समान विकास करना है। भारत और यूरोपियन यूनियन संबंध, भारत के लिए एक प्रमुख आपका व्यापारिक साझेदार यूरोपियन यूनियन है, जो मुक्त व्यापार समझौता और स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी पर काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं, देखिए आपका, जैसे इसमें बोला जा रहा है कि यूरोपियन मेंबर स्टेट जो है, जो आपका ब्लू वाला होगा, तो यही सब सारा है। जैसे आपका देखिए, मैं यहाँ पे आपके लिए लगाता हूँ टिक। ये आपका फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, आपका इस्तोनिया हो गया, लातविया हो गया, फिर लिथुआनिया हो गया, पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, आपका स्लोवाकिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, ग्रीस हो गया, ठीक है, क्रोएशिया हो गया, ठीक है, आपका क्या है, शिकागा हो गया, ठीक है, आपका और क्या है, स्विट्जरलैंड नहीं है, स्विट्जरलैंड नहीं है, प्लीज ये ध्यान दीजिएगा, स्विट्जरलैंड नहीं है। फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ठीक है। ये सब कंट्री जो है आपका देख लीजिएगा, आपका ये सब जो कंट्री हैं वो क्या है, ये यूरोपियन यूनियन है। यहाँ पे देखिए
आपका आयरलैंड हो गया, ये सब यूरोपियन यूनियन में आते हैं। ओके, और स्पेन हो गया, ठीक है, देखिए स्पेन भी है। ओके, और जो यहाँ पे आपका ग्रीन से दिख रहा है वो यूरोपियन यूनियन कैंडिडेट जो है कंट्रीड है, जैसे आपका यूक्रेन और आपका तुर्की जो है, आपका सीरिया है, और कौन कौन है देख लीजिए, थोड़ा सा जूम करते हैं, एक मिनट, सही से, सॉरी सीरिया बोल रहा हूँ, साइबेरिया है, ठीक है, अल्बानिया है, ये सब क्या है आपका यूरोपियन कैंडिडेट है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन कैंडिडेट कंट्री है। और जो रेड में है वो आपका पोटेंशियल कैंडिडेटर्स है, ठीक है, कैंडिडेट्स है। तो आपका जैसे आपका यहाँ पे सही से नहीं लग पाया है, जॉर्जिया हो गया, ठीक है, जॉर्जिया है। ओके, तो ये सब देश जो है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका एमसीक्यू करते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू क्या है देख लीजिए, क्या है एमसीक्यू में। तो एमसीक्यू बोल रहा है आपका कि जो भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंध का महत्व और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। पहला, भारत यूरोपीय संघ संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। भारत और यूरोपियन यूनियन संबंधों का महत्व और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए, 150 शब्दों में लिखिए, और हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप से, और यहाँ पे भेजिए टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। आपको फीडबैक दिया जाएगा, प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिए लिखने का। पहला एमसीक्यू है कि भारत यूरोपीय संघ संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यूरोपियन यूनियन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ठीक है। क्या यूरोपियन यूनियन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार? बिल्कुल सही है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो चुका है, लागू अभी नहीं हुआ है, इस पे बात हो रहा है। यूरोपियन यूनियन एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है, बिल्कुल ये सही बात है। एक और तीन किस्में है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नॉर्डिक कंट्रीज में शामिल है? तो डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, ठीक है, नॉर्वे हो गया, जर्मनी नहीं है। तो एक दो चार नॉर्डिक कंट्री में और कौन कौन है? तो आइसलैंड को आप जोड़ दीजिए, ठीक है, आइसलैंड जोड़ दीजिए, ठीक है, और फिनलैंड जोड़ दीजिए। तो ये सब क्या है, ये आपका नॉर्डिक कंट्री पूरे हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है, एक दो और चार। अगला प्रश्न है, देखिए क्या बोल रहा है कि यूरोपियन यूनियन एफटीए के संभावित प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है कि भारत के निर्यात में वृद्धि होगी, बिल्कुल सही होगा। यूरोप से तकनीक निवेश बढ़ेगा, बिल्कुल ये भी सही है। भारत के एमएसएमई पर कोई प्रभाव नहीं है, नहीं प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये सकारात्मक नकारात्मक दोनों पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, अवसर मिलेगा आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल एक और दो। अगले प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि G7 समिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या बोल रहा है कि भारत G7 का अस्थायी सदस्य है? ऐसा नहीं है भाई, G7 में केवल विकसित देश शामिल है, ये आपका विकसित देश शामिल है, भारत को कभी आमंत्रित किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी है, दो और तीन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आपका भारत और यूरोपियन यूनियन संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सहयोग के प्रमुख क्षेत्र है? तो देखिए क्लाइमेट चेंज भी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी भी है, आपका न्यूक्लियर आपका क्या है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी भी है, न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट नहीं है, ये नहीं है। तो एक दो तीन किस्में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं अगले मुद्दे पे। हमारा अगला मुद्दा क्या है कि एनएससी यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलंग, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्स रिलीजियस कन्वर्जन अरुणाचल गवर्नमेंट टेल्स वापा ट्रिब्यूनल। क्या बोल रहा है कि मुद्दा क्या है कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलैंड खापलंग जो एनएससीएन के को फिर से वापा के तहत 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया। क्यों? यह संगठन नागा क्षेत्रों जैसे भारत और म्यांमार को मिलाकर एक अलग इकाई बनाना चाहता था। कौन? नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलैंड, ठीक है। तो इसलिए इसको और 5 सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब है कि ये नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलैंड है क्या, तो ये हम लोग देते हैं। तो यह क्या है कि एक उग्रवादी यानी इंसर्जेंट संगठन है, उग्रवादी संगठन है जो भारत के उत्तर पूर्व में सक्रिय है। कहाँ है?
आपका उत्तर पूर्व में सक्रिय है, ठीक है, इधर साइड आपका सक्रिय है, ठीक है, यानी असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, वहाँ ये सक्रिय है। अब क्या है कि इसका गठन कब हुआ था, तो NSCN का, तो देखिए क्या है कि वर्ष 1990 में इसका गठन हुआ। यह संगठन एक बड़े संगठन NSCN से अलग होकर बना है, ठीक है, तो ये बात आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इसके जो नेतृत्व करता थे कौन थे, तो देखिए संस्थापक SS खापलंग, ठीक है, SS खापलंग। इसका के ये शब्द जो जुड़ा है ये अलग होकर आपका नेशनल सोशलिस्ट जो आपका काउंसिल फॉर नागालैंड जो खापलंग ये जोड़ दिया है, ये इसी के नाम पे जोड़ा गया है, खापलंग, SS खापलंग के। इनकी मृत्यु 2017 में म्यांमार में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो देखिए उद्देश्य ये है कि ग्रेटर नागलिम बनाना, ठीक है, ग्रेटर नागलिम बनाना, यानी कि नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, इन सब के नागा बहुल क्षेत्र को मिलाकर एक अलग इकाई बनाना इसका उद्देश्य है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सक्रिय क्षेत्र क्या कौन कौन सा है, तो देख लीजिए सक्रिय क्षेत्र, तो अरुणाचल प्रदेश का जो तिरपा हो गया, छांगलंग हो गया, लोंगडिंग हो गया, ये सब क्या है सक्रिय क्षेत्र है, ठीक है, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, म्यांमार हो गया, ये सब इनके मुख्य ठिकाने हैं, किसका, ये NSCS का, जो उग्रवादी आपका संगठन है। प्रमुख गतिविधियां, तो सुरक्षा बलों पर हमला करता है, उगाही यानी एक्सटॉर्शन करता है, अपहरण करता है, ड्रग तस्करी करता है, सीमा पार आतंकवाद मतलब क्रॉस बॉर्डर करवाता है आतंकवाद को। प्रमुख घटना क्या हुआ है देख लीजिए इसके द्वारा कि 2015 में मणिपुर अटैक किया गया है, जिसमें सेना के काफिला पर हमला हुआ, 18 जवान जो है शहीद हो गए, ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब क्या है कि NSCN IM से अंतर कैसे है, तो NSCN यानी इजाक मुहिबा, ठीक है, ये IM का मतलब होता है इजाक मुहिबा, ठीक है, मुहिबा, ये सरकार से शांति वार्ता कर रहा है, और NSCN के जो अभी भी हिंसक गतिविधियों में ये शामिल है, तो ये अंतर इसमें कर सकते हैं आप। अब इसी के तहत हम लोग को पढ़ना है कि UAPA क्या है, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, भारत का क्या है प्रमुख आतंकवाद विरोधी एक कानून है, जिसका उद्देश्य क्या है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, आतंकवाद और उग्रवाद को रोकना, गैर कानूनी जो संगठन है और गतिविधियों पर नियंत्रण रखना, किसका काम है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 का। अगला क्या है कि इसमें मुख्य प्रावधान क्या क्या है, तो की फीचर्स देख ले, प्रोविजन क्या क्या कर रहा है, तो पहला है संगठन को ये प्रतिबंधित कर सकता है, कैसे, कौन सा संगठन को, सरकार किसी संगठन को अनलॉफुल अगर एसोसिएशन है वो उसको घोषित कर सकता है। उदाहरण के लिए नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलंग को ये क्या किया है, अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित किया है। दूसरा है व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करना, यानी 2019 से ये ऐसा संशोधन किया गया, 2019 में ये क्या कहा गया कि व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित कर सकता है। पहले सिर्फ ये क्या था, संगठन पर ही बैन लगाता था, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या आपको वो क्वेश्चन इस तरीके से यूपीएससी में पूछते हैं कि क्या ये किसी व्यक्ति पे इंडिविजुअल भी ये आतंकवादी घोषित कर सकता है, तो बिल्कुल ये कर सकता है। कौन कर सकता है, आपका UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, ओके, कब से, 2019 में इसका संशोधन करके ऐसा बना है। अब व्यक्ति को भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। थर्ड है कि जांच एजेंसियां ये बनाता है, जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जांच करती है, ठीक है। फोर्थ इसका क्या काम है, तो ये कड़ी सजा और जमानत नियम ये बनाता है, जमानत पाना बहुत कठिन होता है, सजा लंबी कैद या उम्र कैद हो सकता है। फिफ्थ क्या है, संपत्ति जब्त करने की भी शक्ति इसके पास है, आतंकवाद से जुड़ी संपत्ति को क्या कर सकता है, ये जब्त किया जा सकता है। हाल के निर्णय क्या रहे हैं, तो देखिए हाल के निर्णय जो रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2025 में प्रतिबंध बढ़ाया किस पे, आपका वो नेशनल आपका NSCN
के पे, ठीक है। तो इसे यूएपा जो ट्रिब्यूनल है ने 19 मार्च को इसको सही ठहराया कि सरकार ने इसे सही किया है प्रतिबंध लगाकर। संगठन पर प्रमुख आरोप क्या लगाया गया कि ये अलगाववाद यानी सेपरेटिज्म कर रहा है, सुरक्षा बलों पर हमला कर रहा है, चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहा है, ड्रग तस्करी और अपहरण कर रहा है, म्यांमार में कैंपस बना रहा है, ठीक है। इसी के तहत 2015 में मणिपुर में सेना पर हमला किया था और 18 जवान वहां शहीद हो गए। अब नया मुद्दा निकल कर जो आ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार का दावा है कि जबरन धर्म परिवर्तन कर रहा है, यानी क्रिश्चियनिटी को ये बढ़ावा देता है, होमोजीनियस सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहा है। होमोजीनियस सभी सब ट्राइब्स को एक समूह में लाने का ये कोशिश कर रहा है। यह डेमोग्राफिक और सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा बनता है। डेटा देखिए, डेटा क्या है कि पिछले साल 5 साल में 29 जो है हिंसक घटनाएं क्या है, 18 मौत हो गए हैं, 85 लोग गिरफ्तार हुआ है, 69 लोग सरेंडर किया है। कुल ताकत इनकी जो है लगभग 400 से 500 कैडर है और जो मुख्यतः जो है आपका म्यांमार में ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं उआपा ट्रिब्यूनल क्या होता है। जब किसी संगठन को बैन किया जाता है तो एक ट्रिब्यूनल यानी न्यायिक निकाय, जैसे मान लिया जाए कि एनएससीएस इसको बैन कर दिया गया, एनएससीएन को, ठीक है, इनको बैन कर दिया गया। तो ये जो बैन किया तो इसका समीक्षा करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बना, ठीक है, न्यायिक निकाय बना। वही तय करता है कि बैन सही है या नहीं। जैसे अभी 19 मार्च को जो वर्डिक्ट दिया गया है कि ये सही किया सरकार द्वारा, तो इसी को कहा जाता है ट्रिब्यूनल एक बनता है, न्यायिक निकाय बनता है। क्यों चर्चा में ये रहता है? तो देखिए, चर्चा में इसलिए रहता है कि आतंकवाद विरोधी कार्रवाई को ही देखता है, संगठनों पर प्रतिबंध, जैसे आपका एनएससीएन के पे जो लगा, नागरिक स्वतंत्रता बनाम सुरक्षा पर ये बहस करते हैं। ओके, एक क्या है, एक क्वासी जुडिशियल निकाय है ये उआपा जो ट्रिब्यूनल है। ये क्या है, क्वासी जुडिशियल यानी एक अर्ध न्यायिक जो है कहीं ना कहीं ये निकाय है, और जो यह जांच करता है कि सरकार द्वारा किसी संगठन पर लगाए गए गैर कानूनी अनलॉफुल घोषित करना क्या सही है या नहीं है। कब बनाया जाता है? जब किसी सरकार किसी संगठन को अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित करता है, तब ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ट्रिब्यूनल बनता है। तब ये ट्रिब्यूनल अनिवार्य रूप से गठित किया जाता है, जैसे किया गया था 2025 में जो बना था आपका, घोषित किया था सरकार, तभी से ये बना था और 19 मार्च को ये ऐसा बोला गया। कौन बनाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बनाता है, गृह मंत्रालय के द्वारा बनता है, ठीक है। इसमें कौन होता है? तो एक हाई कोर्ट के जज होते हैं जो इनके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो इनका मुख्य कार्य क्या होता है कि सरकार के जो फैसले दिए गए हैं कि क्या अनलॉफुल है या नहीं है, तो उसका समीक्षा करता है। फिर यह तय करता है कि बैन उचित है या नहीं, एविडेंस और गवाहों की ये जांच करता है, ठीक है। समय सीमा इसको क्या दिया जाता है? ट्रिब्यूनल अगर बन गया तो उसको 6 महीना के अंदर ही निर्णय देने का काम, जैसे आपका 2025 में सितंबर या कुछ में बना था ये आपका, तो ये 6 महीना के अंदर ही आपको ये देना निर्णय होता है। निर्णय के बाद क्या होता है? अगर ट्रिब्यूनल सहमत है, बैन जारी रहेगा, अगर सहमत है तो बैन हट सकता है। उदाहरण के लिए जो अभी आप लोग देख दीजिए कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलैंड NSCN के पर क्या है, बैन को ट्रिब्यूनल ने सही ठहराया। अब हम लोग इसका एमसीक्यू कर लेते हैं। तो देखिए एमसीक्यू में क्या बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलैंड का गठन क्या है 1990 में हुआ था, क्या 90 में हुआ था? इसका उद्देश्य ग्रेटर नागालैंड का निर्माण करना है। यह संगठन केवल भारत में ही सक्रिय है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 1990 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह कानून 1967 में आपका लागू हुआ था। बिल्कुल ये सही बात है। इसके तहत केवल संगठनों को ही आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। यह आतंकवाद और अलगाववाद से निपटने के लिए किया गया था। देखिए अब ये 2019 में जब संशोधन हो गया और अभी हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर जो होगा केवल 1 और 3 होगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत भी करने लगा है आतंकवाद, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि वापा ट्रिब्यूनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कि यह सरकार द्वारा लगाए गए बैन की समीक्षा करता है। बिल्कुल
इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। इसे 6 महीने के भीतर का निर्णय देना होता है। ये देखिए जज होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऐसा नहीं बोला गया है। तो 1 और 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलंग की गतिविधियों से प्रभावित रहता है? तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, म्यांमार, पंजाब नहीं है। तो 1, 3, 4 किसमें है? ये ऑप्शन नंबर ए में है। अब आते हैं अगले मुद्दे पे। अगला मुद्दा क्या बोल रहा है? देखिए अगला मुद्दा बोल रहा है कि लोकसभा पासेस जन विश्वास अमेंडमेंट बिल 2026। तो मुद्दा क्या है कि लोकसभा ने जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2026 को पारित कर दिया गया है। इसके पीछे उद्देश्य है कि छोटे मोटे जो अपराधों हैं, माइनर ऑफेंसेस है, उसको डी क्रिमिनलाइज करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना यानी बढ़ाना है। बिल की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? तो देख लीजिए कि बड़े स्तर पर, पहला जो है बड़े स्तर पर संशोधन हुआ, 19 केंद्रीय कानून में बदलाव होगा, 23 मंत्रालय इसमें शामिल होंगे, ठीक है, तो ऐसा प्रावधान है। दूसरा प्रावधान है कि डी क्रिमिनलाइजेशन किया हो जाएगा, 1717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाएगा। सोच लीजिए, यानी अब जेल की सजा की जगह जुर्माना यानी पेनल्टी या सिविल एक्शन कुछ होगा। थर्ड क्या है कि अन्य बदलाव भी होंगे, जैसे 67 प्रावधानों में संशोधन किए जाएंगे और 1000 से अधिक अपराधों को क्या है रेशनलाइज किया जाएगा, ऑफेंसेस को रेशनलाइज किया जाएगा और पुराने और बेकार कानूनों को हटा दिया जाएगा। ऐसा इसलिए ये सरकार ला रहा है जन विश्वास अमेंडमेंट बिल, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। उद्देश्य क्या है इसका कि व्यापार करना आसान हो जाए, एमएसएमई को राहत देना, अनावश्यक क्रिमिनल केसेस कम करना, रेगुलेटरी बर्डन को कम करना। ये ऐसा इसलिए किया। सरकार का पक्ष है जो हमारे पीयूष गोयल हैं, उन्होंने कहा है कि यह बिल व्यापार और आम लोगों दोनों के लिए लाभकारी है, छोटे उल्लंघनों के लिए जेल नहीं होना चाहिए, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। अब जन विश्वास जो है बिल क्यों जरूरी था? देखिए जन विश्वास जो अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2026 है, इसलिए लाया गया क्योंकि भारत के जो कई छोटे छोटे जो उल्लंघनों को भी अपराध क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया जाता है, ठीक है, जिससे अनावश्यक समस्या पैदा हो जाती है। तो इन्हीं को जो हो रही थी पैदा और ऑफेंस बना दिया जाता था, उन्हीं के लिए ये लाया गया। जैसे आपका पहला क्या होगा कि ओवर क्रिमिनलाइजेशन की समस्या को कहीं ना कहीं इसको घटाएगा, यानी छोटे नियम उल्लंघन जैसे फीलिंग डिले कर दिया, जेल का प्रावधान नहीं, इससे क्या होगा कि लोगों और कंपनियां में डर रहती थी, कंप्लाइंस कठिन हो जाते थे, पहले जेल का ही प्रावधान हो जाता था। अब क्या है, दूसरा क्या है कि देखिए क्यों जरूरी था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बाधा आ रहे थे, ज़्यादा नियम था, सख्त सजा था, निवेश इससे कम होता था, बिजनेस शुरू करना मुश्किल हो जाता था, विदेशी निवेशकों को भी हेजिटेट ये कम से कम करते रहता था। थर्ड क्या है कि आपका एमएसएमईज पर ज़्यादा बोझ बढ़ रहा था। जैसे छोटे व्यवसायी जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लीगल कंप्लाइंस अफोर्ड नहीं कर पाते थे, छोटी गलतियां यानी क्रिमिनल केस जिन पर लागू हो जाता था। इससे एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है कहीं ना कहीं प्रभावित होता था। फोर्थ क्या है कि न्यायपालिका पर भी दबाव बढ़ रहा था, कोर्ट्स में छोटे छोटे मामलों का ढेर लग रहा था, सीरियस क्राइम्स पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, ध्यान कम ही बढ़ रहा था, ठीक है, बैकलॉग बढ़ता ही जा रहा था, ठीक है। और अब फिफ्थ है कि पुराने और अप्रासंगिक कानून जैसे कई लॉज जो होते हैं आउटडेटेड थे, आज के समय के हिसाब से जरूरी नहीं है, उन्हें हटाना ये जरूरी था। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस मतलब जैसे देख लीजिए अन्य देश में है कि जैसे माइनर ऑफेंस हो गया, पेनल्टी हो गया, ये सब क्या है कि ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस के लिए जरूरी है। भाई भारत में जो है जैसे माइनर ऑफेंसेस के लिए पेनल्टी होना चाहिए, ना कि आपको जेल होना चाहिए। जेल प्रोविजंस इससे भारत ग्लोबल कंपटीशन में पीछे रहे। और भारत में क्या था, जैसे अन्य देशों में क्या था ना कि माइनर ऑफेंस के लिए पेनल्टी दंड दीजिए, मान लीजिए कि 1 लाख दंड दीजिए और अपना फिर से वो काम कीजिए, ठीक है, मतलब आप सही करके लाइए। भारत में क्या था कि जेल का प्रोविजन था, इससे क्या था कि भारत ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस में पीछे रह जाता था। अब ये जन जो विश्वास बिल है उसके फायदे क्या है? तो किसे फायदा होगा? देखिए सबसे पहले तो छोटे उद्योगों को फायदा होगा, छोटी गलती पर जेल का डर अब खत्म हो गया,
कंप्लाइंस आसान हो गया, लागत कम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा फायदा एमएसएमई सेक्टर को ही होगा। स्टार्टअप्स और उद्यमी, ठीक है, नए बिजनेस शुरू करने का आसान हो जाएगा, करना आसान हो जाएगा, लीगल रिस्क कम हो जाएगा, ठीक है, इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। बड़े उद्योग जैसे कॉरपोरेट सेक्टर, अननेसेसरी क्रिमिनल केसेस कम होंगे, बिजनेस कोऑपरेशन स्मूथ होंगे, ग्लोबल इन्वेस्टर का भरोसा भी बढ़ेगा। फोर्थ है कि आम नागरिक कॉमन पीपल के लिए क्या होगा, तो देखिए क्या है कि छोटे नियमों का उल्लंघन पर अब जेल नहीं जाना पड़ेगा, केवल जुर्माना दिया, यानी लाइफ आसान हो गया, यानी ईज ऑफ लिविंग कहीं ना कहीं ये आसान है। अब सरकार देखिए, सरकार गवर्नेंस इफिशिएंट बनेगा, ठीक है, रेगुलेटरी सिस्टम सरल होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। न्यायपालिका को भी देख लेते हैं क्या फ़ायदा होगा कि छोटे मामलों की संख्या कम हो जाएगी, सीरियस केस पर ये ज़्यादा फोकस करेंगे, बैकलॉग भी कम होगा। सेवन्थ है आपका कि एफडीआई भी बढ़ेगा, ठीक है, स्टेबल और प्रेडिक्टेबल कानून से क्या होता है कि बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनता है और भारत में इससे क्या होगा कि निवेश बढ़ने की संभावना है, ठीक है। अब जन विश्वास जो बिल है उसके संभावित नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए पहला तो है कि कंप्लायंस में ढीली, यानी लग्जिटी, जब जेल का डर हटेगा तो क्या होगा इससे कि आपका कंपनियां का नियमों की गंभीरता से नहीं लेंगी, कंपनियां जो है नियम को गंभीरता से नहीं लेंगे। और दूसरा है कि डिटरनेंस कम होगा, कम होने से क्या होगा कि पहले क्रिमिनल पनिशमेंट दिया जाता था, स्ट्रॉन्ग डर रहता था, अब केवल जुर्माना, तो बड़े उद्योग जुर्माना देकर नियम तोड़ सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं लूप होल है। और कॉर्पोरेट मिसयूज भी कर सकते हैं बड़ी कंपनियां, पेनल्टी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मान सकते हैं, नियमों का दुरुपयोग बढ़ सकता है, तो ये चिंता कहीं ना कहीं है। रेगुलेटरी वीकनिंग हो सकता है, असमान प्रभाव होगा, अमीर कंपनियां आसानी से जुर्माना भर देंगी, छोटे व्यवसायी को कहीं ना कहीं ये दिक्कत रहेगी ही रहेगी, ठीक है। अब है कि आपका छठा क्या होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट पर अभी असर पड़ेगा, जैसे कुछ मामलों में पर्यावरण जैसे इन्वायरमेंट हो गया, श्रम अधिकार हो गया, अगर पेनल्टीज हल्की है तो नुकसान बढ़ सकता है। सेवंथ क्या है कि आपका देखिए कि एम्बिग्यूटी, ठीक है, यानी स्पष्टता की कमी, कौन सा ऑफेंस जो है माइनर है ये हमेशा स्पष्ट नहीं हो पाएगा, गलत क्लासिफिकेशन का कहीं ना कहीं खतरा ये बन रहा है। किस तरह के ऑफेंसेस इस पर लागू होगा, तो देखिए केवल माइनर ऑफेंस, छोटे उल्लंघन पर, जैसे फिलिंग डिले हो गया, डॉक्यूमेंटेशन आपका एरर्स हो गया, प्रोसीजर वायलेशन हो गया, सीरियस क्राइम्स पर ये लागू नहीं होगा। किन लोगों पर ये लागू होगा और यह संस्थाओं पे लागू होगा, तो देखिए जैसे कंपनी पे होगा, एमएसएमई पे होगा, स्टार्टअप पे होगा, व्यापारी पे होगा, आम नागरिक पे भी ये होगा, यानी लगभग सभी स्टेक होल्डर पर ये लागू होगा ही होगा। क्या नहीं शामिल होगा, तो देखिए आतंकवाद नहीं शामिल होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपराध नहीं शामिल होगा, गंभीर आर्थिक अपराध नहीं इसमें शामिल होगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब जन विश्वास के एमसीक्यू कर लेते हैं, तो देखिए जन विश्वास के एमसीक्यू करते हैं तो क्या बोल रहा है कि आपका कि जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कि यह केवल एक ही कानून में संशोधन करता है, यह केवल एक ही कानून में संशोधन, ऐसा नहीं है, इसका उद्देश्य माइनर ऑफेंस को डिक्रिमिनलाइज करना, बिल्कुल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो जाएगा, केवल ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि जन विश्वास बिल के संभावित लाभों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या क्या विश्वास बिल से लाभ हो सकते हैं, तो एमएसएमई का जो है पर कंप्लाइंस वर्डन कम होगा, बिल्कुल, न्यायालय में मामलों की भी संख्या कम होगा, ये भी सही है, सभी प्रकार के अपराधों में सजा समाप्त हो जाएगी, ऐसा कहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डी क्रिमिनलाइजेशन के संभावित नुकसान को दर्शाते हैं, तो डिटर्शन आपका डिटेरेंस कम हो सकता है, कंप्लाइंस में ढीली आ सकती है, न्यायपालिका का बोझ बढ़ सकता है, तो ये घटेगा, ठीक है, इसलिए ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही है यहाँ पे। अब हम लोग लास्ट आज का मुद्दा है वो हम लोग देख लेते हैं, क्या है, देखिए सेंटर एक्सटेंडेड रोड टैप स्कीम बाई 6 मंथ, क्या है मुद्दा, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो डीजीएफटी है, उन्होंने रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, जिसको बोला जाता है रोड टैप,
शॉर्ट फॉर्म में क्या है इसका फुल फॉर्म, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। इसको 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया। ये रोड टैप स्कीम है क्या, ये हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है रोड टैप स्कीम, कि रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स भारत सरकार की एक निर्यात प्रोत्साहन यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन योजना है, जिसका उद्देश्य निर्यातकों को क्या करना है, टैक्स बोझ कम करना है। जो बाहर ये टैक्स देते हैं उनका बोझ को कम करने के लिए रोड टैप लाया गया है। कब शुरू हुई, तो 2021 में ये लागू हुई। इसने मिस, ठीक है, यानी मर्चेंट मर्चांडा मर्चांड आपका एक्सपोर्ट जो है फ्रॉम इंडिया स्कीम की जगह ली थी। जो पहले था मर्केंटाइल आपका एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम, उसकी जगह कौन आया आपका, रोड टैप स्कीम आया। उद्देश्य क्या है, निर्यातकों की लागत कम करना, भारतीय उत्पादों को ग्लोबल मार्केट में कम्पिटिटिवनेस बनाना, हिडन टैक्स को खत्म करना। किन टैक्स को कवर करता है, तो ऐसे टैक्स जो सीधे रिफंड नहीं होता। मान लिया जाए कि इसमें कस्टम ड्यूटी ले रहा है इस पर, तो ये सीधे रिफंड नहीं होगा। तो वैसे ही जैसे आपका देखिए कैसे है कि बिजली बिजली का बिल ले रहा है, ईंधन पर टैक्स ले रहा है, परिवहन लागत से जुड़े टैक्स ले रहा है, तो ये तो वापस नहीं करेगा। तो इसी पे ये इस तरीके का रोड टैक्स स्कीम लागू होता है। ये कैसे काम करता है, तो देखिए निर्यातकों को एक डिजिटल स्क्रिप्ट यानी क्रेडिट मिलता है। तो इसे क्या करता है, उपयोग किया जा सकता है या बेच भी सकते हैं। महत्व क्या रहा, तो एक्सपोर्ट बूस्ट होता है, उत्पादन सस्ता यानी एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एमएसएमई को फायदा मिलेगा, जैसे छोटे एक्सपोर्टर्स को सीधा ये लाभ मिल सकता है। फिर है कि डब्ल्यूटीओ कंप्लेंट जो है, यह योजना डब्ल्यूटीओ नियम के अनुरूप है। और ये कहीं ना मर्चेंडाइज वाला जो था ना एमएस, ये कहीं ना कहीं इसके खिलाफ था, इसीलिए इसके जगह पे रोड टैप स्कीम है। क्यों जरूरी है, तो कई टैक्स सीधे रिफंड नहीं होते, जैसे आपका बिजली शुल्क, परिवहन लागत में टैक्स, ये सब रोड टैप इन हिडन टैक्स को कंपनसेट करता है। हाल के अपडेट, पहले रेट्स घटाया, ठीक है, फिर थोड़ा समय के लिए रिस्टोर कर दिए, ठीक है। मतलब क्या है कि अब स्कीम को क्या कर दिया है कि 6 महीने के लिए और एक्सटेंडेड कर दिया है, यानी पुराने रेट्स जो थे 31 मार्च 2026 तक ही लागू थे, लेकिन अब ये क्या कर दिया है कि सितंबर तक कर दिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसका एमसीक्यू देख लेते हैं। देखिए एमसीक्यू क्या बोल रहा है कि रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स के संदर्भ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह निर्यातकों को हिडन टैक्स का रिफंड देता है। बिल्कुल, यह योजना डब्ल्यूटीएम के नियमों के अनुरूप है, ठीक है, तो ये भी सही है। और यह केवल आयात को बढ़ावा देने के लिए, आयात निर्यात को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रोड टैप योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स शामिल हो सकते हैं। तो पहला बिजली शुल्क, ईंधन पर टैक्स ये नहीं है, ओके। तो बिजली शुल्क आपका आय परिवहन लागत, ठीक है, तो ये परिवहन लागत भी है, यानी आपका ईंधन पे टैक्स भी है। इनकम टैक्स नहीं है, ठीक है, यानी 1, 3, 4 के में है, 1, 2, 4, ये ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, देखिए क्या बोल रहा है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो डीजीएफटी कहलाता है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत की विदेशी व्यापार नीति को लागू करता है। बिल्कुल सही है। यह आरबीआई के अंतर्गत आता है, नहीं। यह निर्यात आयात से जुड़े नियमों को नियंत्रित करता है। बिल्कुल ये सही है। 1 और 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए। तो कहीं न कहीं आप डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में भी आप यहाँ से पढ़े, ठीक है, आपको जानकारी मिल गई ये क्वेश्चन करने, तो ये फायदा होता है। अगले प्रश्न है कि डी क्रिमिनलाइजेशन और रोड टैप जैसी योजना का संयुक्त प्रभाव क्यों हो सकता है। तो क्या हो सकता है प्रभाव, तो ये देखिए, जो डूइंग बिजनेस में सुधार आएगा, एक्सपोर्ट कंपिटिटिवनेस में वृद्धि होगी, बिल्कुल सही, रेगुलेटरी कंप्लायंस का पूर्ण अंत होगा, पूर्ण अंत नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल 1 और 2, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हमारा 1000 सब्सक्राइबर का एक लक्ष्य है, तो प्लीज़ आप लोग पूरा कीजिए इसको और अपना फ़ायदा उठाइए 4 कोर्सों में, अगर आप 1000 सब्सक्राइबर में शामिल होते हैं तो। और एक वीडियो पे लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।